शहर के बीचों बीच एक ऊंची ऑफिस की इमारत में एक साधारण सी शर्ट पहने एक नौजवान अपने जलते हुए लैपटॉप के सामने गहरी नींद में सो रहा था। बाहर आसमान में घना अंधेरा छा चुका था। खिड़की के शीशे पर बस बारिश की बूंदें टपक रही थीं। टेबल लैंप की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक दरवाजा खुला। एक सलीकेदार ब्लेजर पहने एक महिला तीखी नजरों के साथ अंदर आई। वह पास आई, उस नौजवान को देर तक देखती रही, फिर अपना फोन उठाकर उसकी तस्वीर खींच ली। अगली सुबह वही तस्वीर उसकी नौकरी से निकाले जाने का कारण बनी। रोहन, एक गरीब गांव का लड़का जो बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने आया था, उसे लगा जैसे एक पल में उसकी दुनिया उजड़ गई। जब वह अपनी भीगी आंखों से अपना सामान पैक कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मां का नाम चमक रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में फोन उठाया, खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए, यह जाने बिना कि उसकी बातें दरवाजे के पीछे कोई और भी सुन रहा है। वैसे कहानी शुरू करने से पहले कृपया कमेंट्स में बताएं कि आप यह कहानी किस शहर से देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा साथ दिया है, ईश्वर आपके हर काम को आसान बनाए, आपकी रोजी रोटी में बरकत दे, आपके शरीर को स्वस्थ रखे और आपकी दुनिया और आखिरत की हर इच्छा पूरी करे। आमीन। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 8वीं मंजिल की बत्तियां एक एक करके बुझने लगी थीं। खिड़की के बाहर शहर अभी भी जगमगा रहा था, लेकिन ऑफिस के अंदर कुछ ही मेजों पर मॉनिटर की धीमी रोशनी बाकी थी। दीवार घड़ी पर रात के 9 बज चुके थे। रोहन ने अपना भारी महसूस हो रहा चेहरा मला। पैंट्री के पास बने छोटे से पूजा स्थल से थोड़ी नम कालीन की महक अभी भी उसकी हथेलियों में बसी हुई थी। उसने अभी अभी शाम की पूजा समाप्त की थी और हर दिन की तरह वही प्रार्थना दोहराई थी कि भगवान गांव में उसकी मां की रक्षा करें और इस अनजान शहर में उसके कदमों को मजबूती दें। उसकी मेज पर फाइलों और नोट्स का ढेर इंतजार कर रहा था। कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट के लिए एनालिसिस रिपोर्ट आज रात ही पूरी करनी थी। कल सुबह प्रेजेंटेशन टीम उसके तैयार किए गए आंकड़ों पर ही निर्भर रहने वाली थी। रोहन ने अपनी कुर्सी खींची, बैठा और अपने लैपटॉप को फिर से चालू किया। श्री गणेशाय नमः, वह धीरे से बुदबुदाया। स्क्रीन के कोने पर उस दिन के ओवरटाइम का एक और घंटा जुड़ गया। रोहन ने मन ही मन गिना। लगभग 1 हफ्ते से वह आधी रात के बाद घर लौट रहा था। कभी कभी वह खुद से पूछता, क्या यह उस तनख्वाह के लायक है जिसका बड़ा हिस्सा वह सीधे गांव भेज देता है? लेकिन जब भी अपनी मां का चेहरा उस पुरानी छोटी सी रसोई में धुएं वाले स्टोव के पास याद आता, तो यह सवाल धीरे धीरे गायब हो जाता। बारिश की आवाज सुनाई देने लगी, जो कमरे की बड़ी कांच की खिड़की से टकरा रही थी। मुंबई की बारिश, उसने सोचा, हमेशा तब आती है जब लोगों को आराम करना चाहिए। रोहन ने अपनी पीठ सीधी की और अपनी बनाई हुई टेबल को दोबारा जांचने लगा। उसकी आंखें जल रही थीं। अक्षर और अंक धीरे धीरे नाचते हुए लग रहे थे। इसी बीच उसी मंजिल पर, लेकिन एक अलग केबिन में, प्रिया अभी भी अपनी मेज पर बैठी थी। उसका गहरा नीला ब्लेजर कुर्सी के पीछे बड़े सलीके से टंगा था। उसके हाथ में फोन पर सीईओ का मैसेज चमक रहा था, एक चेतावनी कि कर्मचारियों के अनुशासन के स्तर को बढ़ाना होगा। मैसेज का लहजा छोटा, ठंडा और कठोर था, जिसने प्रिया के दिल को भी सख्त कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली। 26 साल की उम्र में एचआर हेड बनना कोई आसान बात नहीं थी। इस पद तक पहुंचने के लिए उसे ताने सहने, अनगिनत घंटे ओवरटाइम करने और अपने खाली अपार्टमेंट में लौटकर आंसू रोकने की आदत हो गई थी। अगर तुम नरम पड़ोगी तो लोग तुम्हें कुचल देंगे, उसके एक पुराने बॉस ने कहा था। यह वाक्य उसके दिमाग में एक ऐसे स्टिकर की तरह चिपक गया था जिसे निकालना मुश्किल हो। प्रिया अपनी कुर्सी से उठी और अंधेरे होते गलियारे में चलने लगी। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि गार्ड को बत्तियां बुझाने के लिए कहने से पहले सभी कमरे खाली हों। उसकी हील्स की आवाज फर्श पर गूंज रही थी, जो उसके हर कदम में एक कठोरता का एहसास करा रही थी। अपनी मेज पर रोहन ने फिर से घड़ी को देखा। रात के लगभग 11 बज चुके थे। उसने अपनी आंखें कई बार झपकाईं, उस नींद को भगाने की कोशिश की जो गोंद की तरह चिपक गई थी। कागज के गिलास में रखी ब्लैक कॉफी अब ठंडी और कड़वी हो चुकी थी। बस थोड़ा और, रोहन, बस थोड़ा और, वह खुद को हिम्मत दे रहा था। एक दराज में उसकी मां की एक तस्वीर रखी थी, जिसमें वह एक बड़ी सी पतीली पकड़े हुए खिलखिलाकर हंस रही थीं।
रोहन ने वह तस्वीर निकाली, उसे एक पल देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इंतजार करना मां, भगवान ने चाहा तो अगले साल ऐसी खबर लेकर घर आऊंगा कि आपको मुझ पर गर्व होगा। उसने वह तस्वीर वापस मॉनिटर के बगल में चिपका दी, मानो उसकी मां वहीं बैठकर उस पर नजर रख रही हो। केबिन के बाहर प्रिया के कदमों की आवाज नजदीक आ रही थी। रोहन को इसका एहसास नहीं हुआ, उसे बस बारिश की आवाज, एयर कंडीशनर की गूंज और थकान से धीमी होती अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उस रात शहर के बीच की वह ऊंची इमारत दो ऐसे इंसानों को अपने अंदर समेटे हुए थी जिनके कंधों पर अलग अलग बोझ थे। एक गरीब गांव का लड़का जिसके परिवार का भविष्य उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर टिका था, और एक युवा महिला जिसने अपने डर को एक औपचारिक ब्लेजर के पीछे की कठोरता में बदल दिया था। दोनों को यह नहीं पता था कि यह ओवरटाइम वाली रात उन दोनों की जिंदगी में एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनने वाली है। घड़ी ने लगभग आधी रात का समय दिखाया जब आखिरी डेटा रोहन के ईमेल में आया। एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत फाइल डाउनलोड की, उसे मुख्य रिपोर्ट में डाला और टेबल को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर अक्षर और भी छोटे लग रहे थे। वह हर पंक्ति के आंकड़ों को 2 बार 3 बार पढ़ रहा था क्योंकि उसकी नजर अक्सर धुंधला जाती थी। ठंडे कमरे के बावजूद रोहन के माथे पर पसीना आ गया था। उसने सिर झुकाया, अपनी उंगलियों को कनपट्टी पर रखा और धीरे धीरे मला। हे भगवान, हिम्मत देना, वह फुसफुसाया। उसने कई बार पानी पीने के लिए उठने की कोशिश की, लेकिन उसके घुटने साथ नहीं दे रहे थे। आखिरकार जब उसे लगा कि सारे फॉर्मूले सही भर दिए गए हैं, तो उसने सेव बटन दबाया। एक छोटा सा घूमने वाला आइकन प्रकट हुआ और गायब हो गया। रोहन ने राहत की सांस ली। बस एक हिस्सा और, उसने धीरे से कहा। वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुका और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका इरादा बस अपने सिर को आराम देना था। उसका बायां हाथ अभी भी माउस के पास मेज पर था, जैसे अभी भी काम करने के लिए तैयार हो। पीली गर्म टेबल लैंप की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। बारिश की आवाज एक लोरी की तरह काम कर रही थी। नींद, जिससे वह कब से लड़ रहा था, एक बड़ी लहर की तरह आई। उसकी पलकें भारी महसूस होने लगीं। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ झुक गई। कुछ ही मिनटों में रोहन की सांसें नियमित हो गईं। वह नींद में डूब गया, बिना यह जाने कि उसने खुद को इसकी इजाजत भी नहीं दी थी। गलियारे में प्रिया एक बड़ी खिड़की के सामने खड़ी शहर की टिमटिमाती बत्तियों को देख रही थी। उसका मन अशांत था। सीईओ का मैसेज एक कड़ी चेतावनी जैसा महसूस हो रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से उसने कर्मचारियों के बारे में अफवाहें सुनी थीं, जो काम का समय खींचते थे, पूजा घर में छिप जाते थे या ओवरटाइम का नाटक करते थे। मैं कमजोर नहीं दिख सकती, वह बुदबुदाई। वह आगे बढ़ी, एक एक करके कमरों की जांच करने लगी। कुछ मेजें साफ सुथरी थीं, कुर्सियां व्यवस्थित थीं। जब वह उस कमरे के पास पहुंची जहां रोहन काम कर रहा था, तो उसने देखा कि थोड़े से खुले दरवाजे से रोशनी अभी भी आ रही थी। प्रिया ने धीरे से दरवाजा धकेला। सामने का दृश्य देखकर उसकी भौहें तन गईं। एक नौजवान जिसकी टोपी थोड़ी तिरछी हो गई थी, एक जलते हुए लैपटॉप के सामने सो रहा था। रोहन का सिर एक तरफ झुका हुआ था, उसका गाल उसकी बांह पर टिका था। पास में रखे कागजात बिखरे हुए थे, कुछ तो जमीन पर गिरने ही वाले थे। टेबल लैंप उसके थके हुए चेहरे पर रोशनी डाल रहा था, जिससे उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे और भी साफ दिख रहे थे। प्रिया पास आई। उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा उस लड़के को अपनी जैकेट से ढक देना चाहता था, या कम से कम उसे धीरे से जगह देना चाहता था। लेकिन सीईओ के शब्द उसके दिमाग में फिर से गूंज उठे। हमें अनुशासित लोग चाहिए। अगर वे ढीले पड़ने लगें तो एचआर को एक मिसाल कायम करनी होगी। उसके हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ गए। एक तेज हरकत के साथ उसने उस दृश्य को कैद कर लिया। बस एक तस्वीर ही सबूत के लिए काफी थी। इसके बाद उसने नोटिफिकेशन की आवाज बंद कर दी ताकि रोहन जाग न जाए। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप खड़ी उस नौजवान की सांसों को देखती रही। उसके सीने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, एक असहज भावना। लेकिन प्रिया ने उसे झटक दिया, यह सोचकर कि यह बस एक दया की भावना है जिसे उसे दूर फेंकना होगा अगर वह अपनी नौकरी में टिके रहना चाहती है। वह पीछे हटी और बहुत धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज, जो लगभग सुनाई भी नहीं दी, रोहन के सपनों में नहीं घुस पाई। कमरे के अंदर लैपटॉप की स्क्रीन पर आंकड़ों की कतारें थीं, जिन्हें दोबारा जांचा नहीं गया था।
मेज के कोने पर रोहन की मां की तस्वीर धीमी रोशनी में धुंधली दिख रही थी। रात गहरी होती गई, बारिश थमने लगी और उस ऊंची इमारत ने एक ऐसी तस्वीर को सहेज लिया जो कल एक तूफान की शुरुआत बनने वाली थी। सुबह जल्दबाजी में आई। प्रिंटर की आवाज, कर्मचारियों के कदमों की आहट और फोन की घंटियों ने ऑफिस को फिर से जीवंत कर दिया। रोहन सामान्य से थोड़ा देर से आया। उसकी आंखें अभी भी भारी थीं। वह यह देखकर चौंक गया कि जो फाइल उसने रात में सेव की थी उसे वह प्रेजेंटेशन टीम को ईमेल करना भूल गया था। रोहन के हाथ तुरंत तेजी से चले। उसने कुछ हिस्सों को जांचा जिन पर उसे शक था और फिर धड़कते दिल से रिपोर्ट भेज दी। उम्मीद है कुछ गलत नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। इससे पहले कि वह राहत की सांस लेता, मॉनिटर पर एक नोटिफिकेशन आया। एचआर विभाग से ठीक 9:00 बजे एक मीटिंग का निमंत्रण। विषय छोटा था, सिर्फ स्पष्टीकरण। रोहन ने अपना थूक निगला। उसने सकारात्मक सोचने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट डेटा का अपडेट हो। उसने उस बेचैनी को दूर करने की कोशिश की, हालांकि उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। 9 बजने में 5 मिनट पर रोहन एचआर रूम के बाहर इंतजार की कुर्सी पर बैठा था। वह अपने उस छोटे घिसे पिटे बैग से खेल रहा था जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसके अंदर एक छोटी सी भगवत गीता और खर्चों की एक डायरी थी। कमरे का दरवाजा खुला। प्रिया सपाट चेहरे के साथ बाहर आई। मिस्टर रोहन, कृपया अंदर आइए। उसकी आवाज शांत लेकिन ठंडी थी। रोहन ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। कमरा साफ सुथरा था। सफेद दीवारों पर एक रैक में रंगीन फाइलें रखी थीं। मेज पर कुछ कागज और एक टैबलेट रखा था। प्रिया बैठी और रोहन को सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मिस्टर रोहन, प्रिया ने शुरू किया, हमें पिछली रात अनुशासन के एक गंभीर उल्लंघन के बारे में एक रिपोर्ट मिली है। रोहन का दिल जोहर जोहर से धड़कने लगा। उल्लंघन, मैडम? उसने धीमी आवाज में पूछा। प्रिया ने टैबलेट घुमाया जिसमें लैपटॉप के सामने सोते हुए रोहन की तस्वीर दिख रही थी। टेबल लैंप की रोशनी, उसकी तिरछी टोपी, उसका थोड़ा खुला हुआ मुंह। वह दृश्य जो रात में शांत था अब एक ऐसे आरोप की तरह लग रहा था जिसका वह खंडन नहीं कर सकता था। यह सीसीटीवी फुटेज से है, प्रिया ने आगे कहा। कंपनी काम के घंटों में सोने वाले कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं करती, खासकर ऐसे कमरे में जहां महत्वपूर्ण दस्तावेज हों। रोहन ने उस तस्वीर को देर तक देखा। वह समझाना चाहता था कि वह कई रातों से ओवरटाइम कर रहा था, कि उसका इरादा बस एक पल के लिए आंखें बंद करने का था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। वह जानता था कि कंपनी की नजर में बहाने हमेशा काफी नहीं होते। मैं माफी मांगता हूं मैडम, उसने आखिरकार कहा। मैं बहुत थक गया था, लेकिन यह फिर भी मेरी गलती है। प्रिया ने एक सांस ली। उसने एक फाइल से एक आधिकारिक कागज निकाला। मैनेजमेंट के फैसले के अनुसार आज से आपका रोजगार अनुबंध समाप्त किया जाता है। आपको काम किए गए दिनों के अनुसार वेतन मिलेगा, लेकिन अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होगा। वह कागज रोहन के सामने रख दिया गया। नीचे प्राप्ति की रसीद के लिए एक छोटा सा कॉलम था। रोहन ने उसे देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। एक पल में उसकी मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसका छोटा भाई जो अभी भी पढ़ रहा था, किताबों के पैसे के बारे में एक छोटा सा मैसेज जो अभी तक नहीं भेजा गया था, और रोहन का वादा कि अगले महीने वह और ज्यादा पैसे भेजेगा। सब कुछ एक तेज गति वाली फिल्म की तरह घूमने लगा। क्या कोई और रास्ता नहीं है मैडम? रोहन ने पूछने की हिम्मत की। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में थी। मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं, कृपया सीधे नौकरी से मत निकालिए। प्रिया ने अपनी नजरें थाम लीं। एक पल के लिए संदेह की एक झलक आई, लेकिन उसने अपना दिल कठोर कर लिया। माफ कीजिए, यह फैसला मैनेजमेंट की तरफ से अंतिम है। मैं बस अपना काम कर रही हूं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बस दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उम्मीद की उलटी गिनती चल रही हो। आखिरकार रोहन ने पेन उठाया। ठीक है मैडम, उसने कहा। उसने सिर झुकाया और उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके हाथ पूरी तरह से स्थिर नहीं थे। हस्ताक्षर करने के बाद उसने पेन और कागज वापस कर दिया। प्रिया ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। अब तक आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप रिसेप्शन पर बाकी की औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। यह वाक्य औपचारिक, दूर और बेजान लग रहा था। रोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ, धीमी आवाज में धन्यवाद कहा और बाहर निकल गया।
अपनी मेज तक का हर कदम उसे गांव की मस्जिद की मीनार पर चढ़ने से भी ज्यादा भारी लग रहा था। बंद दरवाजे के पीछे प्रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। टैबलेट पर तस्वीर अभी भी खुली थी। एक पल के लिए उसने उसे बंद करने का सोचा, लेकिन सीईओ की डांट का डर और अपनी प्रतिष्ठा ने उसे सिर्फ स्क्रीन लॉक करने और एक लंबी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। रोहन सिर झुकाए अपनी मेज पर लौट आया। ऑफिस का शोरगुल भरा माहौल धुंधला सा लग रहा था। वह धीरे से बैठा, एक लंबी सांस ली ताकि उसका सीना भारी ना हो। मॉनिटर के बगल में लगी उसकी मां की तस्वीर उसे उसी मुस्कान से देख रही थी जैसे पहले देखती थी। रोहन ने खुद को टूटने से रोका। उसने दराज खोली, एक पुराना कार्डबोर्ड का डिब्बा निकाला जो उसने कभी किसी आपात स्थिति के लिए रखा था, और अपना सामान उसमें डालना शुरू कर दिया। एक एक करके वह हर चीज को धीरे धीरे उठा रहा था। रूममेट का दिया हुआ एक मग, पास की दुकान से खरीदा हुआ एक पेन, छोटी छोटी प्रार्थनाओं वाली एक डायरी, हर चीज में भविष्य की एक छोटी सी उम्मीद छिपी थी जिसे उसने बड़े सलीके से संजोया था। अब सब कुछ उसी एक डिब्बे में जा रहा था। इसी बीच उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मां का नाम चमक रहा था। रोहन एक पल के लिए रुक गया। उसका गला सूख गया। उसने एक गहरी सांस ली, अपना चेहरा पोंछा और फिर जवाब देने वाला बटन दबाया। नमस्ते मां। दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज आई, कोमल और थोड़ी भर्राई हुई। नमस्ते बेटा, कैसा है तू वहां? मां को तेरी बहुत याद आ रही थी। रोहन ने अपना थूक निगला। मैं ठीक हूं मां, उसने हल्की आवाज में जवाब देने की कोशिश की। आप कैसी हो गांव में? मैं भी ठीक हूं बेटा, बस। दूसरी तरफ से आवाज में हिचकिचाहट थी। जिस दुकान पर मां मदद करती थी वह बंद होने वाली है। मालिक बीमार है, कह रहा था कि अपनी पत्नी के गांव वापस जा रहा है, तो अगले महीने से शायद मां वहां काम नहीं करेगी। रोहन ने महसूस किया जैसे उसके सीने पर कोई भारी चीज गिर गई हो। तो फिर कैसे होगा मां? उसने शांत रहने की कोशिश की। भगवान जाने बेटा, मां को भी नहीं पता। उसकी मां की आवाज नरम हो गई। लेकिन मां को तुझसे शर्म आ रही है। अब तक तो मां कभी कभी थोड़े बहुत पैसे भेज देती थी, भले ही ज्यादा ना हो। अब शायद मां नहीं भेज पाएगी। रोहन, नाराज मत होना बेटा, मां को डर है कि कहीं मैं तुझ पर बोझ न बन जाऊं। रोहन की आंखों में आंसू भर आए। उसने खाली मॉनिटर स्क्रीन को देखा, फिर अपनी मां की तस्वीर को। मां, उसने धीरे से पुकारा, ऐसा मत कहो, मैं ही आप पर इतना बोझ हूं। अगर आप पैसे नहीं भी भेज पाओगी तो कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफी है जो मुझे यहां हिम्मत देता है। अपने केबिन की पतली दीवार के पीछे रोहन से अनजाने में प्रिया मूर्तिवत खड़ी थी। वह अभी अभी अपने कमरे से पैंट्री की ओर जाने के लिए निकली थी जब उसने रोहन की बदली हुई आवाज सुनी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था जिससे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मां को बस डर है कि तू वहां अकेला परेशान होगा, उसकी मां ने फोन पर कहा। बड़े शहर में अकेला, काम भी भारी होगा, ऊपर से खाने पीने का। रोहन, बीमार मत पड़ना, अगर थक जाओ तो आराम कर लेना, जबरदस्ती मत करना। रोहन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने आधे भरे हुए डिब्बे पर नजर डाली। हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, काम भी भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है। आप चिंता मत करो, अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ बेटा, मां हर रात तेरे लिए प्रार्थना करती है। भगवान तेरी रक्षा करे, तेरी रोजी रोटी आसान करे और तुझे हमेशा सब्र करने वाला बेटा बनाए। मां के पास दुआओं के सिवा और कुछ नहीं है। इस बार आंसू सच में रोहन के गालों पर लुढ़क गए। उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया ताकि उसकी आवाज स्थिर रहे। धन्यवाद मां, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे कीमती है। वे कुछ मिनट और छोटी छोटी बातों पर बात करते रहे। घर के पीछे लगे मिर्च के पौधे के बारे में, उसके छोटे भाई के बारे में जो अब पड़ोस के बच्चों को पढ़ना सिखाने लगा था, पड़ोसी के मुर्गे के बारे में जो हमेशा बहुत जल्दी बांग देता था। ऐसी साधारण बातें जो दिल्ली और गांव के बीच की दूरी को थोड़ा कम कर देती थीं। फोन रखने से पहले उसकी मां ने धीरे से कहा, अगर थक जाओ तो अकेले मत सहना बेटा, भगवान से कहना, मां से भी कहना, भले ही फोन पर, मन में दबाकर मत रखना, कहीं तेरा दिल ना दुख जाए। रोहन ने सिर हिलाया, हालांकि वह जानता था कि उसकी मां उसे देख नहीं सकती। जी मां, मेरे लिए दुआ करती रहना हमेशा बेटा, नमस्ते। नमस्ते। फोन कट गया। रोहन ने फोन की अंधेरी स्क्रीन को देखा। कमरा शांत महसूस हो रहा था, जबकि बाहर अभी भी प्रिंटर की आवाज और सहकर्मियों की हंसी मजाक सुनाई दे रही थी। थोड़े से खुले दरवाजे के पीछे
प्रिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। रोहन की मां के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मां के पास दुआओं के सिवा और कुछ नहीं है। उसे अपनी मां की याद आ गई, उन झुर्रियों वाले हाथों की जो सड़क पार करते समय हमेशा उसका हाथ पकड़ लेते थे। गले में एक चुभन सी महसूस हुई। प्रिया धीरे धीरे पीछे हटी और बिना आवाज किए उस आधे खुले दरवाजे को बंद कर दिया। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसने जो कठोर फैसला लिया था वह शायद पूरी तरह से सही नहीं लग रहा था, लेकिन रोहन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह बस अपने फोन को देखता रहा, फिर उस डिब्बे की ओर सिर झुका लिया जिसे पैक करना बाकी था। मेज पर उसकी मां की तस्वीर अकेली खड़ी थी, मानो हर उस चीज को देख रही हो जिसे उसकी जगह से हटाया जा रहा था। प्रिया डिस्पेंसर के पास खड़ी थी, कागज के गिलास में पानी लिए हुए जिसे वह पी भी नहीं रही थी। उसका दिमाग अभी भी उस कमरे के दरवाजे पर अटका हुआ था जहां रोहन बैठा था। रोहन की मां के शब्द उसके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। मां के पास दुआओं के सिवा और कुछ नहीं है। अगर थक जाओ तो अकेले मत सहना बेटा। प्रिया ने सिर झुकाया, गिलास में पानी की सतह को देखते हुए वहां उसे अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया, धुंधला। एक ऐसा इंसान जो सालों पहले जा चुका था, लेकिन जिसकी परछाई हमेशा अनपेक्षित क्षणों में सामने आ जाती थी। उसे वह दिन याद आया जब उसकी मां यह खबर लेकर घर आई थी कि उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, किसी गलती के लिए नहीं, बल्कि एक बेईमान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करने के लिए। उस समय प्रिया एक किशोरी थी, बस अपनी कांपती हुई मां को गले लगा सकती थी। उस दिन के बाद से उसने कसम खाई थी कि वह कभी भी कमजोर स्थिति में नहीं रहेगी। उसने कड़ी मेहनत की, उपलब्धियां हासिल की और अपने अंदर के कोमल हिस्से को कसकर बंद कर दिया। उसने सोचा था कि एक सख्त इंसान बनने का मतलब है कि दया के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी अभी दरवाजे के पीछे उसने एक अलग तरह की कोमलता देखी थी। एक लड़का जो अभी अभी अपनी नौकरी खो चुका था, फिर भी अपनी मां को शांत कर रहा था ताकि वह चिंता न करे। कोई शिकायत नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, बस आभार और दुआओं की गुजारिश। प्रिया ने एक लंबी सांस ली। वह अपने केबिन में वापस गई, कंप्यूटर खोला और कर्मचारी डेटा सिस्टम में रोहन का नाम टाइप किया। उसकी शिक्षा और कार्य अनुभव का इतिहास सामने आया, जिसे उसने पहले केवल सरसरी तौर पर देखा था। एक छोटे से गुरुकुल से स्नातक, छात्रवृत्ति पर पढ़ाई, बिना वेतन के इंटर्नशिप, वित्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी। उसने इसे धीरे धीरे पढ़ा। प्रदर्शन नोट्स के कॉलम में कुछ पर्यवेक्षकों की टिप्पणियां लिखी थीं। मेहनती, बारीकी से काम करने वाला, भरोसेमंद। ओवरटाइम का भी रिकॉर्ड था, लगातार, बिना किसी अतिरिक्त ओवरटाइम के दावे के। प्रिया ने अपनी पीठ कुर्सी से टिका ली। उसका सीना भारी महसूस हो रहा था। मेज पर वह टैबलेट अभी भी पड़ा था जिसमें सोते हुए रोहन की तस्वीर थी। उसने उस उपकरण को उठाया और उस तस्वीर को एक बार फिर देखा। रोहन का चेहरा थका हुआ था, उसका सीना पर 5 का रोहन। रोहन का चेहरा थका हुआ था, आलसी नहीं। उसकी सांसें भारी थीं, किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं जो जानबूझकर अपने काम को नजरअंदाज कर रहा हो। क्या मैंने गलती की? यह सवाल किसी और के जवाब के लिए नहीं था, बस उसके अंदर गूंज रहा था। उसने धीरे धीरे मेज पर थपथपाया। यह उसकी आदत थी जब वह कोई फैसला ले रही होती थी। एक तरफ उसे डर था कि अगर उसने बर्खास्तगी का फैसला वापस ले लिया तो सीईओ उसे नरम दिल समझेगा। दूसरी तरफ उसे किसी और चीज का डर लगने लगा था। उसे अपनी मां के उस बॉस जैसा बनने का डर था जिसने अपनी छव्य बचाने के लिए दूसरों की बलि दे दी थी। धीरे धीरे प्रिया अपनी कुर्सी से उठी। उसने टैबलेट बंद किया, उसे दराज में रखा और बाहर निकल गई। गलियारा सामान्य से थोड़ा ज्यादा ठंडा लग रहा था। वह रोहन की मेज की ओर चली, जो दूर से ही ज्यादा खाली दिख रही थी। वहां रोहन अभी भी बैठा था, उस लगभग भरे हुए डिब्बे को देख रहा था। मेज पर बस ऑफिस का लैपटॉप और उसकी मां की छोटी सी तस्वीर बची थी। प्रिया कुछ कदम पीछे रुकी, एक धीमी सांस ली और फिर कुछ ऐसा कहा जो उसके मुंह से बहुत कम निकलता था। मिस्टर रोहन, उसने पुकारा। रोहन मोड़ा और जल्दी से अपनी आंख के कोने से आंसू के आखिरी निशान को पोंछ लिया। जी मैडम, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हैं? उसी मीटिंग रूम में। प्रिया की आवाज तटस्थ लगने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहन ने सिर हिलाया, खड़ा हुआ। वह छोटा, घिसा,
पिटा बैग फिर से उसके कंधे पर था, मानो वह उस एक चीज से अलग नहीं होना चाहता था जो गांव से हमेशा उसके साथ रही थी। वह प्रिया के पीछे पीछे चला, यह जाने बिना कि यह कदम उसे उस दिशा से अलग ले जा रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी। वह छोटा सा मीटिंग रूम कुछ घंटे पहले की तुलना में अलग महसूस हो रहा था। रोहन उसी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन इस बार मेज पर कोई बर्खास्तगी पत्र नहीं था, बस एक खाली फाइल और एक साफ सुथरा रखा हुआ पेन था। प्रिया सामने बैठी, उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया, शब्दों को जोड़ने की कोशिश करते हुए। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छाई रही। मिस्टर रोहन, उसने धीरे धीरे शुरू किया, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं। रोहन चौंक गया। एक एचआर हेड के मुंह से ये शब्द अजीब लग रहे थे। उसने थोड़ा सिर झुकाया, यह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या जवाब दे। मैंने आज सुबह जो फैसला लिया वह सिर्फ उस सबूत पर आधारित था जो मैंने देखा, प्रिया ने आगे कहा। लेकिन मैंने आपकी पूरी स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। जब मैंने दोबारा जांच की तो मुझे पता चला कि आपकी मेहनत असाधारण रही है। उसने फाइल खोली और रोहन के प्रदर्शन रिकॉर्ड का एक संक्षिप्त प्रिंट आउट दिखाया। यह आपका ओवर टाइम रिकॉर्ड है, लगभग 1 हफ्ते से लगातार। मैंने आपके कुछ सुपरवाइजर से भी बात की। उन्होंने बताया कि आप अक्सर ऐसे काम में भी मदद करते हैं जो आपकी सीधी जिम्मेदारी नहीं है। रोहन ने उस कागज को उलझन में देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इन सभी विवरणों की जांच करने की जहमत उठाएगा। मैं उस व्यक्ति की गलती नहीं दोहराना चाहती जिसने कभी मेरे परिवार के साथ अन्याय किया था। प्रिया की आवाज नरम हो गई। इसीलिए मैं बर्खास्तगी के उस फैसले को सुधारना चाहती हूं। मैं उसे वापस लेती हूं। रोहन के सीने में एक घुटन सी महसूस हुई, लेकिन इस बार यह दुख के कारण नहीं थी। मतलब मैं अभी भी यहां काम कर सकता हूं? उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। प्रिया ने सिर हिलाया। अगर आप अभी भी तैयार हैं। रोहन ने एक सांस छोड़ी जिसे वह न जाने कब से रोके हुए था। उसकी मां का चेहरा तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह आभार व्यक्त कर पाता, प्रिया ने कुछ ऐसा जोड़ा जिसने उसे फिर से चुप करा दिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, उसने कहा। मैं आपको एक और प्रस्ताव देना चाहती हूं। उसने एक विशेष टीम के बारे में बताया जिसे सीईओ ने बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए बनाया था। एक छोटी टीम जिसका काम भारी था, घंटे लंबे थे, लेकिन वह सीधे शीर्ष प्रबंधन की निगरानी में थी। सीईओ ने मुझसे कुछ ऐसे लोगों को खोजने के लिए कहा है जो ईमानदार हों, दबाव झेल सकें और जल्दी सीखने को तैयार हों। मुझे लगता है कि आप इसके लिए उपयुक्त हो सकते हैं। रोहन ने उसे उलझन में देखा। वह भावुक भी था और डरा हुआ भी। मैं सीईओ की टीम में? हाँ, लेकिन मुझे ईमानदार रहना होगा। काम का बोझ बहुत ज्यादा है, हर कोई इसे नहीं कर सकता। आपको अक्सर देर से घर जाना पड़ेगा, शायद अभी से भी ज्यादा। दबाव भी ज्यादा होगा। अगर आप चाहें तो आपका अनुबंध बदल दिया जाएगा। वेतन और पदोन्नति के अवसर भी अलग होंगे। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप अपनी पुरानी स्थिति में रह सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रिया ने जानबूझकर रोहन को गंभीरता से देखा, उसे ईमानदारी के लिए जगह देते हुए। वह मजबूर नहीं करना चाहती थी। रोहन ने सिर झुकाया। उसके अंदर असफलता का डर था, लेकिन एक और आवाज भी थी जो उसे याद दिला रही थी कि गांव में परिवार की जरूरतें बढ़ रही हैं। उसकी मां की नौकरी चली गई थी, उसके भाई को अभी भी पैसों की जरूरत थी। यह अवसर दोको मौकराट था, लेकिन डॉक पराठा चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह रास्ता हो सकता है जिसके लिए उसने अपनी लंबी प्रार्थनाओं में मांगा था। उसे अपनी मां का फोन फिर से याद आया। अगर थक जाओ तो भगवान से कहना। रोहन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन एक छोटी सी प्रार्थना की। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने एक अलग नजर से प्रिया को देखा। अगर मैडम आप अभी भी मुझ पर विश्वास करती हैं तो इंशाअल्लाह मैं यह दूसरा मौका लेने के लिए तैयार हूं। प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। एक राहत थी जिसे वह समझा नहीं सकती थी। ठीक है, मैं बाकी की औपचारिकताएं पूरी कर दूंगी। अभी के लिए आप सामान्य रूप से काम पर वापस जा सकते हैं। अगले हफ्ते से आप विशेष टीम के कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। रोहन ने कई बार धन्यवाद कहा। मन ही मन उसे एक बात का एहसास हुआ। उसकी जिंदगी अभी अभी मुड़ी थी, बाहर के दरवाजे की ओर नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की ओर जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी चढ़ाई शायद कहीं ज्यादा ऊंची थी। इसी बीच प्रिया के मन में यह फैसला सिर्फ एक कर्मचारी को बचाने के बारे में नहीं था।
यह खुद के उस हिस्से को बचाने के बारे में था जिसे उसने पहले जमने के लिए छोड़ दिया था। अगला हफ्ता एक अलग माहौल लेकर आया। रोहन एक कांच के दरवाजे वाले कमरे के सामने खड़ा था जिसे उसने पहले केवल दूर से देखा था। एक छोटी सी प्लेट पर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट यूनिट टीम का नाम लिखा था। अंदर कुछ सलीकेदार कपड़े पहने गंभीर चेहरों वाले लोग दिख रहे थे। उसने एक सांस ली और धीरे से दरवाजा खटखटाया। एक चश्मे वाले आदमी ने दरवाजा खोला और रोहन को सिर से पांव तक देखा। तुम रोहन हो, एचआर की सिफारिश वाला नया लड़का? उसने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। जी सर, रोहन ने अपनी घबराहट को दबाते हुए जवाब दिया। अंदर आ जाओ, अपना बैग वहां रख दो, हमारे पास तालमेल बिठाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। वह आदमी अपनी मेज पर लौट गया और रोहन को एक खाली कुर्सी खोजने के लिए छोड़ दिया। वह कमरा बाकी मंजिलों से ज्यादा ठंडा था, सिर्फ एयर कंडीशनर की वजह से नहीं बल्कि माहौल की वजह से भी। दीवार पर एक बड़ा सा बोर्ड था जो ग्राफ और शेड्यूल से भरा था। कीबोर्ड की आवाजें तेजी से आ रही थीं। लगभग कोई भी आरामदायक बातचीत नहीं हो रही थी। रोहन बताई गई मेज पर बैठ गया, कंप्यूटर चालू किया और नए सिस्टम को समझने लगा। कुछ ही घंटों में वह फाइलों और निर्देशों से घिर गया। हर कोई तेजी से काम कर रहा था, मानो हर मिनट कीमती हो। उसने कई बार गलत फोल्डर में फाइल डाल दी और उसे तुरंत एक संक्षिप्त फटकार मिली। यहां एक सीनियर ने उसे तीखी नजरों से देखा। हम सीधे सीईओ के नीचे काम करते हैं। एक छोटी सी गलती के बड़े परिणाम हो सकते हैं, इसे दोबारा मत दोहराना। रोहन ने सिर झुकाया। जी सर। तनाव के बावजूद उसने वहां मौजूद सभी ज्ञान को सोखने की कोशिश की। नए कमरे में अपनी पहली रात वह फिर से सबसे आखिर में घर गया। जब वह अपनी पुरानी मेज के पास से गुजरा जो अब खाली थी, तो वह एक पल के लिए रुका, फिर लिफ्ट की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ प्रिया दूर से नजर रख रही थी। उसे कभी कभी रोहन की प्रगति के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट मिलती थी। कुछ लोग उसकी सटीकता की प्रशंसा करते थे, कुछ लोग शिकायत करते थे कि वह आंकड़ों और नियमों को लेकर बहुत ज्यादा कठोर है। एक रात प्रिया को स्ट्रेटेजिक टीम के एक सदस्य से एक संदेश मिला। नया लड़का हमारी मांग के अनुसार अनुमानित आंकड़ों को समायोजित करने से इनकार कर रहा है। उसका कारण है कि उसे झूठ बोलने से डर लगता है। वह कहता है कि वह घर पाप लेकर नहीं जाना चाहता। प्रिया उस संदेश को पढ़कर चुप हो गई। एक साथ दो भावनाएं उभरी। गर्व, क्योंकि रोहन अपनी ईमानदारी पर कायम था, और चिंता, क्योंकि उस टीम की संस्कृति अब तक ग्राहकों को खुश करने के लिए डेटा को चमकाने की आदी थी। वह जानती थी कि देर सवेर यह टकराव सामने आएगा। अगले कुछ दिनों में रोहन पर दबाव और भी बढ़ गया। कुछ सीनियर्स ने जानबूझकर उसे सबसे जटिल काम सौंपे। तुम तो खास हो, एचआर के करीबी हो ना, वे ताना मारते। रोहन बस एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब देता और भी ज्यादा मेहनत करता। एक रात जब बहुत देर हो चुकी थी, रोहन को उसी सीनियर ने अपनी मेज पर बुलाया। स्क्रीन पर एक बड़ी रिपोर्ट थी जिसे कल सुबह क्लाइंट को पेश किया जाना था। इस हिस्से में हमारे मार्जिन के आंकड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, सीनियर ने कहा। इसे थोड़ा बदल दो, कुछ प्रतिशत बढ़ा दो, ज्यादा नहीं, बस ताकि यह विश्वसनीय लगे। रोहन ने उन आंकड़ों को देखा। उसका मन तुरंत गुरुकुल में गुरुजी की उस सलाह पर चला गया जो उन्होंने कमाई में ईमानदारी के बारे में दी थी। उसे अपनी मां भी याद आई, जो उसे हमेशा किसी भी तरह के बेईमानी के पैसे घर लाने से मना करती थीं। उसका दिल बेचैन हो गया। माफ कीजिए सर, उसने धीरे से कहा। अगर असली डेटा यही है तो मैं इसे बदलने की हिम्मत नहीं कर सकता। सीनियर ने जोर से सांस छोड़ी। काम की दुनिया में हमें यथार्थवादी होना पड़ता है रोहन। अगर तुम बहुत आदर्शवादी बनोगे तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा। मैं समझता हूं सर, रोहन ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन मुझे बॉस की डांट से ज्यादा ऊपर वाले के हिसाब से डर लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह नहीं कर सकता। कमरे में अचानक तनाव बढ़ गया। सीनियर ने उसे तीखी नजरों से देखा और फिर कहा, ठीक है, कल हम देखेंगे कि तुम्हारा यह आदर्शवाद तुम्हें कहां तक बचाता है। रोहन धीमे कदमों से अपनी मेज पर लौट आया। उसे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उसे शांति महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अपने विश्वास के साथ धोखा नहीं किया था। बाहर शहर की बत्तियां अभी भी जल रही थीं, मानो एक छोटे से इनकार की गवाह बन रही हों जो मामूली लग रहा था, लेकिन शायद बहुत कुछ बदलने वाला था। उस घटना के कुछ दिनों बाद प्रिया ने रोहन को एक संक्षिप्त संदेश भेजा, जिसमें उसे काम के बाद ऑफिस के पास एक छोटे से कैफे में मिलने के लिए कहा। रोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह मान गया।
मन ही मन उसे चिंता थी कि डेटा बदलने से इनकार करने की रिपोर्ट एचआर के कानों तक पहुंच चुकी है। उस शाम कैफे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। पीले रंग के लटकते हुए लैंप माहौल को गर्म बना रहे थे। रोहन थोड़ी मुड़ी हुई शर्ट में आया। उसका छोटा सा बैग अभी भी उसके कंधे पर था। प्रिया पहले से ही एक कोने में बैठी थी, बिना अपने औपचारिक ब्लेजर के, बस एक साधारण से ब्लाउज में। बैठिए रोहन, उसने कहा। रोहन अजीब तरह से बैठ गया। उसने अभी अभी परोसे गए मिनरल वाटर के गिलास को पकड़ा, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। रोहन, प्रिया ने बातचीत शुरू की, मैंने सुना है कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आंकड़े बदलने से इनकार कर दिया। रोहन ने सिर झुकाया। जी मैडम, अगर यह गलत था तो मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। प्रिया ने रोहन के चेहरे को देखा, जो निराश तो लग रहा था लेकिन हताश नहीं। आपने क्यों नहीं बदला? शायद बस थोड़ा ही बढ़ाना था। रोहन ने अपनी गर्दन मली। बचपन से मां ने हमेशा कहा है कि इंसानों के सामने शर्मिंदा होना बेहतर है भगवान के सामने शर्मिंदा होने से। मुझे डर था कि अगर मैंने एक आंकड़ा बदला तो धीरे धीरे मैं पूरी रिपोर्ट में झूठ बोलने लगूंगा और फिर यह मेरी आदत बन जाएगी। प्रिया ने कुछ सेकंड के लिए मेज को देखा और फिर धीरे से कहा, बहुत साल पहले मेरी मां ने भी एक बेईमान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हम कुछ सालों तक बहुत मुश्किल में रहे। रोहन ने सिर उठाया, हैरान। प्रिया शायद ही कभी व्यक्तिगत बातें करती थी। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहती हूं जहां कोई भी अन्यायपूर्ण तरीके से नौकरी से न निकाला जाए। प्रिया ने आगे कहा, लेकिन पता नहीं कब से मैं लोगों की किस्मत का फैसला करने की आदी हो गई, उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखे बिना जिसके पास एक परिवार और प्रार्थनाएं हैं। वह कड़वाहट से मुस्कुराई। जब मैंने आपको लैपटॉप के सामने सोते हुए देखा तो मुझे तुरंत सीईओ का संदेश याद आया। मेरी मां की कहानी नहीं, मैं भूल गई थी कि शायद आप भी उनकी तरह ही संघर्ष कर रहे थे। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उस स्वीकारोक्ति को सुनकर उसका दिल गर्म हो गया। उस दिन आपकी मां का फोन, उसी ने मेरी आंखें खोली, प्रिया ने कहा। मुझे लगा जैसे मैं अपनी ही मां की आवाज सुन रही हूं, इसीलिए मैंने बर्खास्तगी का फैसला वापस ले लिया। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कैफे में केवल दूर की मेजों पर चम्मचों के गिलासों से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन, प्रिया ने उसे गंभीरता से देखा। मैं यह वादा नहीं कर सकती कि आपकी टीम में आपका रास्ता आसान होगा। इस कंपनी में बहुत सी आदतें हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है, लेकिन मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है जो हमें याद दिलाते रहें। अगर आप अपनी ईमानदारी पर कायम रहेंगे तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपके पक्ष में खड़ी रहूंगी। रोहन ने अपने सीने में कुछ बहता हुआ महसूस किया। आभार, डर और उत्साह का मिश्रण। धन्यवाद मैडम, उसने कहा। मैं तो बस एक साधारण लड़का हूं जिसमें अभी भी बहुत सी कमियां हैं। अगर मैं गलत हूं तो कृपया आप भी मुझे याद दिलाइएगा। मैं बस अपनी मां और भाई के लिए एक नेक कमाई करना चाहता हूं। प्रिया ने सिर हिलाया। हम दोनों साथ में सीख रहे हैं रोहन। उस रात उनकी बातचीत साधारण चीजों पर आगे बढ़ी। रोहन के गांव के बारे में, एक छोटे से किराए के घर में प्रिया के बचपन के बारे में, उन सपनों के बारे में जो उन्होंने कभी देखे थे। इससे पहले कि काम की दुनिया ने बहुत कुछ बदल दिया, वे नहीं जानते थे। कैफे के कोने में हुई वह शांत बातचीत कुछ दिनों बाद होने वाली कंपनी की बड़ी बैठक में आने वाले तूफान की नींव तैयार कर रही थी। बड़ी बैठक का दिन आ गया। उस सुबह जिस मंजिल पर कॉन्फ्रेंस रूम था वह सामान्य से ज्यादा व्यस्त लग रही थी। सलीकेदार ब्लेजर पहने पुरुष और महिलाएं फाइलें और लैपटॉप लेकर इधर उधर घूम रहे थे। दरवाजे के सामने एक डिजिटल बोर्ड पर कंपनी का लोगो और बड़े क्लाइंट का नाम चमक रहा था। रोहन डिस्पेंसर के पास खड़ा था, एक गिलास पानी पकड़े हुए जिसे उसने लगभग पिया ही नहीं था। उसके हाथ में उस रिपोर्ट की एक प्रति थी जिसे उसने असली डेटा के आधार पर तैयार किया था। मेज के दूसरी तरफ उसने अपने सीनियर को वही फाइल पकड़े हुए देखा, लेकिन उन आंकड़ों के साथ जिन्हें बदलने के लिए कहा गया था। याद रखना, जब वे मीटिंग रूम की ओर चल रहे थे तो सीनियर ने फुसफुसाया, अगर सीईओ ने आंकड़ों के बारे में पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तुम बस बैठना और चुप रहना, कोई होशियारी मत करना। रोहन ने सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल बेचैन था। उसने अपनी असली रिपोर्ट को अपने उस छोटे बैग के बगल में एक फाइल में डाल दिया जो कभी उससे दूर नहीं होता था। मीटिंग रूम के अंदर
औपचारिक माहौल तुरंत महसूस हुआ। सीईओ लंबी मेज के सिरे पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन पढ़ना मुश्किल था। उनके बगल में महंगे सूट पहने और हिसाब किताब वाले भावों के साथ क्लाइंट के प्रतिनिधि बैठे थे। प्रिया दूसरी तरफ बैठी थी, एक बड़ी स्क्रीन को देख रही थी जिस पर प्रेजेंटेशन का शीर्षक प्रदर्शित था। शुरुआत में प्रेजेंटेशन काफी सुचारू रूप से चला। रोहन के सीनियर ने आत्मविश्वास के साथ एक एक करके ग्राफ समझाए, विकास के प्रभावशाली आंकड़े दिखाते हुए। क्लाइंट कभी कभी सिर हिलाता, सीईओ संतुष्ट दिख रहे थे। अंत में क्लाइंट के एक प्रतिनिधि ने, जो शुरू से ही चुप था, हाथ उठाया। माफ कीजिए, उसने सपाट स्वर में कहा, क्या मैं इस स्लाइड में गणना का विवरण देख सकता हूं? उसने उस हिस्से की ओर इशारा किया जहां मार्जिन के आंकड़े बदले गए थे। रोहन का सीनियर थोड़ा असहज हो गया। जरूर, उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। उसने संलग्नक फाइल खोली, लेकिन आगे का एक आंकड़ा मेल नहीं खा रहा था। क्लाइंट ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। यहां मार्जिन इतने प्रतिशत लिखा है, लेकिन अगर हम इस मूल डेटा से गणना करें तो आंकड़े मेल नहीं खाते। उसने कहा, क्या आप समझा सकते हैं? कमरा अचानक शांत हो गया। सीईओ ने अपनी नजर स्क्रीन से हटाकर अपनी टीम की ओर घुमाई। रोहन के सीनियर ने थूक निगला, शायद कोई छोटी सी इनपुट गलती हो गई है, हम इसे बाद में ठीक कर देंगे। उसने हकलाते हुए कहा, छोटी हो या नहीं, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। क्लाइंट ने कहा, हम ऐसे साझेदार चुनते हैं जिनके डेटा पर हम भरोसा कर सकें। रोहन ने अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस किया। वह जानता था कि अंतर कहां है। मेज के दूसरी तरफ प्रिया हर किसी के भावों को देख रही थी और फिर उसकी नजर रोहन पर आकर रुक गई। उसने उस नौजवान की आंखों में स्पष्ट बेचैनी देखी। कुछ सेकंड में, जो बहुत लंबे लग रहे थे, प्रिया ने एक फैसला किया। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। माफ कीजिए, क्या मैं एक पल के लिए टोक सकती हूं? सीईओ मुड़े। हां, प्रिया। प्रिया खड़ी हुई। शायद यह ज्यादा स्पष्ट होगा अगर हम डेटा टीम से सीधे समझाने के लिए कहें। मिस्टर रोहन, उसने पुकारा, क्या आप इस हिस्से की गणना को मूल डेटा के आधार पर समझा सकते हैं? सभी सिर एक साथ रोहन की ओर मुड़ गए। उसके सीनियर ने उसे तीखी नजरों से देखा, मानो रोहन को चुप रहने का संकेत दे रहा हो। लेकिन बुलावा हो चुका था और सीईओ अब इंतजार कर रहे थे। रोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह उसे अपने कानों में महसूस कर सकता था। उसने अपनी असली रिपोर्ट वाली फाइल उठाई और स्क्रीन के पास खड़ा हो गया। भगवान, उसने मन ही मन फुसफुसाया। थोड़ी कांपती हुई लेकिन स्पष्ट आवाज में रोहन ने समझाना शुरू किया कि डेटा कैसे एकत्र किया गया, अनुमान कैसे लगाए गए और आंकड़ों में अंतर कहां था। उसने दिखाया कि सही डेटा वास्तव में स्लाइड पर दिखाए गए से थोड़ा कम था। अगर हम मेरे पास मौजूद इन आंकड़ों का उपयोग करते हैं, उसने कहा, तो परिणाम शायद कम प्रभावशाली लगें, लेकिन यह वास्तविक स्थिति के सबसे करीब है। मेरे विचार से अगर हम शुरू से ही ईमानदार रहें तो यह ज्यादा सुरक्षित होगा, ताकि जब प्रोजेक्ट चले तो कोई भी अवास्तविक उम्मीदें न हो। कमरा शांत रहा। क्लाइंट के प्रतिनिधि एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे यह स्पष्टीकरण ज्यादा पसंद आया, उसने रोहन की फाइल की ओर इशारा करते हुए कहा। हमने पहले ऐसे साझेदारों के साथ काम किया है जो शुरुआत में अच्छा दिखने के लिए आंकड़ों को चमकाते हैं और नतीजा गड़बड़ होता है। आपकी यह ईमानदारी वास्तव में मेरे विश्वास को बढ़ाती है। सीईओ ने अपनी भौहें उठाईं। रोहन को एक अलग तरीके से देखते हुए प्रिया ने थोड़ा सिर झुकाया, अपने चेहरे पर उभरी राहत को छिपाते हुए। प्रेजेंटेशन फिर रोहन की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों में सुधार के साथ आगे बढ़ा। माहौल अब तनावपूर्ण नहीं था, बल्कि ज्यादा ईमानदार लग रहा था। जिस सीनियर ने रोहन को डांटा था वह चुप रहा, बिना किसी टिप्पणी के स्क्रीन को देखता रहा। मीटिंग के अंत में जब क्लाइंट संतुष्ट भाव और एक मजबूत साझेदारी के वादे के साथ बाहर निकला, तो सीईओ ने एक पल के लिए रोहन को रोका। तुम रोहन हो, है ना? उन्होंने पूछा। जी सर, रोहन ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारी ईमानदारी के लिए धन्यवाद, सीईओ ने संक्षिप्त रूप से कहा। कंपनी को तुम जैसे और लोगों की जरूरत है। रोहन ने सम्मान में सिर झुकाया। दूर प्रिया उस छोटी सी बातचीत को उन भावनाओं के साथ देख रही थी जिन्हें वह समझा नहीं सकती थी। एक आभार था और साथ ही यह एहसास भी था कि यह कंपनी में बदलाव की सिर्फ शुरुआत थी, न केवल रोहन के लिए बल्कि खुद उसके लिए भी। औपचारिक बैठक समाप्त होने के बाद
कुछ लोग अपना सामान पैक करने लगे, लेकिन सीईओ ने कुछ प्रमुख लोगों को रुकने के लिए कहा, जिसमें रोहन, उसका सीनियर, प्रिया और वही क्लाइंट प्रतिनिधि शामिल था जो सबसे ज्यादा आलोचनात्मक था। वे फिर से बैठ गए। इस बार माहौल ज्यादा आरामदायक था। सीईओ तकनीकी अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा करना चाहते थे। रोहन मेज के एक कोने में बैठा था, ज्यादा ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी अभी अपनी असली रिपोर्ट फाइल में वापस रखी थी कि उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक ऐसा नाम चमक रहा था जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानता था, मां। रोहन एक पल के लिए घबरा गया। उसने तुरंत वाइब्रेशन बंद कर दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। एक पल के लिए रिंगटोन की आवाज शांत कमरे में सुनाई दी गई थी। सब लोग मुड़े। माफ कीजिए सर, रोहन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी मां का फोन है। सीईओ ने हल्की सी मुस्कान दी, तो फिर उठा लो। मेरी भी एक मां थी और मैं जानता हूं कि अगर उनके बच्चे फोन का जवाब न दें तो वे कितनी चिंता करती हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारी जिंदगी सिर्फ रिपोर्ट और बैठकों के बारे में नहीं है। प्रिया ने एक छोटी सी मुस्कान को रोका। वह जानती थी कि यह क्षण एक अविस्मरणीय मोड़ हो सकता है। कांपते हाथों से रोहन ने फोन उठाया। नमस्ते मां। नमस्ते बेटा। मां ने परेशान तो नहीं किया? मां ने सपना देखा कि तू बहुत थका हुआ लग रहा है, इसीलिए फोन किया। उसकी मां की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सीईओ ने स्पीकर फोन चालू करने का इशारा किया और रोहन ने थोड़ी झिझक के साथ उसे चालू कर दिया। मां, मैं अभी ऑफिस में बॉस और क्लाइंट के साथ हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। हे भगवान, मां ने तो परेशान कर दिया। उसकी मां की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। माफ करना बेटा, मां तो बस यह पूछना चाहती थी कि तूने खाना खाया या नहीं। काम के चक्कर में खाना खाना मत भूल जाना। कमरे में कुछ लोग अपनी हंसी और भावना को रोक रहे थे। सीईओ ने नरम आंखों से रोहन को देखा। रोहन मुस्कुराया। हाँ मां, खा लिया। आप घर पर कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ बेटा, दुकान तो बंद हो गई है, लेकिन पड़ोसी ने चावल दे दिए थे तो खाना बन गया है। बस तू वहां बीमार मत पड़ना। अगर थक जाओ तो आराम कर लेना, जबरदस्ती मत करना। तू काम नेकी कमाने के लिए कर रहा है, सिर्फ ज्यादा कमाने के लिए नहीं। ये शब्द बस ऐसे ही निकल गए, सादे और प्यार भरे। प्रिया ने महसूस किया कि उसकी आंखें नम हो रही हैं। क्लाइंट के एक प्रतिनिधि ने एक लंबी सांस ली, जैसे उसे अपने गांव में किसी की याद आ गई हो। जी मां, रोहन ने धीरे से जवाब दिया। मेरे लिए दुआ करना ताकि काम ठीक से चले और मैं कोई गलत रास्ता न चुनूं। मां हमेशा दुआ करती है। हर नमाज के बाद मां हमेशा तेरा नाम लेती है। मां के पास तो बस दुआ ही है। उम्मीद है भगवान तुझे वहां सुरक्षित रखेगा, तुझे हराम की कमाई से दूर रखेगा और अच्छे लोगों के करीब लाएगा। ये शब्द उस कमरे में गूंज उठे जो आमतौर पर सिर्फ आंकड़ों और रणनीतियों की चर्चा से भरा रहता था। एक पल के लिए हर कोई अपने अतीत में पहुंच गया, उस मां की छवि में जिसने कभी नाश्ता तैयार किया था या दरवाजे पर इंतजार किया था। ठीक है मां, मैं हॉस्टल पहुंचकर फिर से फोन करूंगा। हाँ बेटा, ध्यान रखना। नमस्ते। नमस्ते। फोन कट गया। रोहन ने सिर झुकाया, थोड़े कांपते हाथों से स्पीकर फोन बंद कर दिया। उसे शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि उसकी बहुत ही व्यक्तिगत बातचीत अभी अभी कंपनी के महत्वपूर्ण लोगों ने सुनी थी, लेकिन साथ ही एक राहत भी थी जिसे वह समझा नहीं सकता था। सीईओ ने धीरे धीरे सांस ली। एक अच्छी मां, उन्होंने संक्षिप्त टिप्पणी की। ऐसी मां की दुआएं ही हैं जो इस कंपनी को अभी भी खड़ा रखे हुए हैं। क्लाइंट के प्रतिनिधि ने सिर हिलाया। मुझे गांव में अपनी मां की याद आ गई, उसने कहा। मुझे लगता है कि अगर यहां काम करने वाले लोगों के माता पिता ऐसी दुआएं करते हैं तो हमने गलत साथी नहीं चुना है। प्रिया ने रोहन को एक कोमल मुस्कान के साथ देखा। यह क्षण किसी भी प्रेजेंटेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। स्क्रीन, ग्राफ और आंकड़ों के बीच एक मां के एक फोन कॉल ने उस कमरे के सबसे मानवीय पक्ष को छू लिया था। आगे की बैठक एक अलग माहौल में समाप्त हुई। यह अब सिर्फ एक व्यावसायिक समझौता नहीं था, बल्कि ईमानदारी और प्रार्थना से उपजा एक आपसी विश्वास भी था। मीटिंग रूम की उस घटना के बाद ऑफिस का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सीईओ ने रिपोर्टिंग और लक्ष्य की संस्कृति का समग्र मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। हम अखंडता की कीमत पर आंकड़ों का पीछा नहीं करना चाहते। उन्होंने सभी कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में कहा, स्ट्रेटेजिक टीम जो अब तक डेटा को चमकाने की आदी थी,
ने उस आदत को कम करना शुरू कर दिया। जिस सीनियर ने रोहन को आंकड़े बदलने के लिए कहा था, उसे सीईओ ने व्यक्तिगत रूप से बुलाया। किसी को नहीं पता कि क्या बात हुई, लेकिन उसके बाद रोहन के प्रति उसका रवैया कहीं ज्यादा सम्मानजनक हो गया। रोहन को खुद और ज्यादा विश्वास मिला। उसे वित्तीय डेटा के लिए एक डबल चेक सिस्टम बनाने के लिए कहा गया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी हेरफेर न हो। हालांकि काम का बोझ बढ़ गया था, लेकिन उसने इसे एक खुले दिल से किया। हर ओवर टाइम वह अपनी मां की प्रार्थनाओं को याद करते हुए करता था। प्रिया भी बदलाव से अछूती नहीं रही। उसने पर्यवेक्षकों और डिवीजन प्रमुखों के साथ विशेष सत्र आयोजित किए, जिसमें वे सजा देने और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के तरीकों पर फिर से चर्चा कर रहे थे। उसने इस बात पर जोर दिया कि कर्मचारी सूची में हर नाम सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक परिवार है। एक शाम जब काम के घंटे लगभग समाप्त हो चुके थे, प्रिया ने रोहन को अपने केबिन में बुलाया। मिस्टर रोहन, उसने कहा, मैं एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहती हूं, न केवल इसलिए कि आपने कल प्रोजेक्ट बचाया, बल्कि इसलिए भी कि आपने मुझे कुछ ऐसा याद दिलाया जिसे मैं लगभग भूल चुकी थी। वह क्या है मैडम? रोहन ने सावधानी से पूछा। कि हर बर्खास्तगी पत्र पर हर हस्ताक्षर के पीछे एक मां हो सकती है जो घर पर रो रही हो, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। अब तक मैं नियमों पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी और उस मानवीय पक्ष को भूल गई थी। रोहन ने सिर झुकाया। मैं ही आपका धन्यवाद करता हूं मैडम। अगर आपने उस फैसले को वापस नहीं लिया होता तो शायद आज मैं बिना कुछ लिए गांव वापस जा रहा होता। प्रिया ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर आप उस समय वापस चले जाते तो शायद आपकी मां को फिर भी आप पर गर्व होता, लेकिन मैं शायद हमेशा अपराध बोध से घिरी रहती। भगवान ने मुझे सुधारने का एक मौका दिया। बातचीत एक पल के लिए रुक गई। खिड़की के बाहर आसमान नारंगी रंग का होने लगा था। रोहन ने उसे देखा। उसे अपने गांव की शाम याद आ गई, जो कहीं ज्यादा साधारण थी। मिस्टर रोहन, प्रिया ने आगे कहा, सीईओ को डबल चेक सिस्टम के बारे में आपका विचार पसंद आया। वह चाहते हैं कि आप इसे विकसित करने के लिए एक छोटी टीम का नेतृत्व करें। इसका मतलब है कि आपके पास और भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। रोहन चुप हो गया। मुझे डर है कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा मैडम। डरना स्वाभाविक है, प्रिया ने कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उन्हीं मूल्यों पर कायम रहें। अगर किसी दिन आप देखें कि मैं या कोई और भूलने लगा है तो कृपया आप भी हमें याद दिलाइएगा। रोहन ने सिर हिलाया। इंशाअल्लाह। रात में अपने छोटे से हॉस्टल के कमरे में रोहन ने फोन किया और यह सब अपनी मां को बताया। उसने खुद को एक नायक के रूप में नहीं दिखाया, बस यह बताया कि कैसे भगवान ने सब कुछ व्यवस्थित किया। उस नींद से जिसने उसे लगभग नौकरी से निकलवा दिया था, से लेकर उस नए अवसर तक जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ उसकी मां खुशी से रो पड़ी। भगवान तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, कभी भी ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। रोहन के आंसू भी बह निकले, लेकिन इस बार यह निराशा के कारण नहीं थे। कुछ महीने बीत गए। बड़ा प्रोजेक्ट यथार्थवादी डेटा के साथ सुचारू रूप से चला, जो प्राप्त करने योग्य साबित हुआ। क्लाइंट का विश्वास बढ़ गया। रोहन द्वारा डिजाइन किया गया नया सिस्टम कुछ डिवीजनों में लागू किया जाने लगा, जिससे गलतियां और डेटा हेरफेर करना मुश्किल हो गया। एक दिन रोहन ने प्रिया से कुछ दिनों की छुट्टी के लिए पूछने की हिम्मत की। मैं मां से मिलने घर जाना चाहता हूं मैडम, उसने कहा। बहुत समय हो गया है उनसे सीधे मिले हुए। प्रिया ने सिर हिलाया। यह सबसे जरूरी छुट्टी है, तुम्हें यह लेनी चाहिए। कुछ देर बाद उसने सीईओ को एक संदेश टाइप किया, जिसमें रोहन के घर जाने की योजना के बारे में बताया गया। अप्रत्याशित रूप से सीईओ ने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम भी जाओ। कंपनी की तरफ से नमस्ते कहना और उस मां को धन्यवाद देना जिसने इतने ईमानदार कर्मचारी को जन्म दिया। प्रिया थोड़ी झिझकी, लेकिन सोचने के बाद उसने साथ जाने का फैसला किया। उसे लगा कि उसे उस महिला से सीधे कुछ कहना है जिसकी आवाज उसने अब तक केवल रोहन के फोन पर सुनी थी। गांव की यात्रा में कई घंटे लगे। रोहन बस की खिड़की के पास बैठा था, खेतों और छोटे छोटे घरों के दृश्यों को बदलते हुए देख रहा था। उसके बगल में प्रिया सामान्य से ज्यादा साधारण कपड़ों में बैठी थी, बिना किसी औपचारिक ब्लेजर के। बहुत समय बाद मैं इतनी लंबी बस यात्रा कर रही हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा गांव मुख्य सड़क से थोड़ा दूर है मैडम, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन वहां की हवा बहुत अच्छी है, ज्यादा धुआं नहीं है।
छोटे से बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक ऑटो रिक्शा से अपनी यात्रा जारी रखी, जो खेतों से घिरी सड़कों से गुजर रहा था। बच्चे सड़क के किनारे दौड़ रहे थे, मुर्गियां घूम रही थीं। प्रिया ने गहरी सांस ली, जैसे शहर की सारी थकान उतार रही हो। रोहन की मां का घर साधारण सा था, लकड़ी की दीवारों वाला, जिसमें एक छोटा सा आंगन था जहां मिर्च और शकरकंद लगे हुए थे। दरवाजे पर एक साधारण दुपट्टे वाली एक महिला एक बड़ी सी मुस्कान के साथ इंतजार कर रही थी। रोहन, उसने अविश्वास से पुकारा। हाँ मां। रोहन ने भीगी आंखों से ऑटो से उतरते हुए जवाब दिया। वे कसकर गले मिले। रोहन की मां ने अपने बेटे के सिर पर वैसे ही हाथ फेरा जैसे वह बचपन में फेरती थी, जबकि रोहन अपनी मां के कंधे पर अपने आंसू रोक रहा था। कुछ देर बाद रोहन ने प्रिया का परिचय कराया। मां, यह प्रिया मैडम हैं। यह ऑफिस में रोहन की बॉस हैं। रोहन की मां ने तुरंत गर्मजोशी से प्रिया का हाथ थाम लिया। वहां मेरे बेटे का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद बेटी, उन्होंने ईमानदारी से कहा। प्रिया ने सिर झुकाया, लगभग उस महिला की आंखों में देखने में असमर्थ। बल्कि मैंने ही रोहन से बहुत कुछ सीखा है आंटी, उसने कहा, और आपकी प्रार्थनाओं से। वे बैठक में बैठे, जिसका फर्श अभी भी चटाई से ढका हुआ था। रोहन की मां ने मीठी चाय और उबले हुए केले परोसे। माहौल गर्मजोशी भरा था, बिल्कुल भी औपचारिक नहीं। प्रिया ने अपने सीने में कुछ बहता हुआ महसूस किया, जैसे एक खाली हिस्सा जो उसे अब तक पता ही नहीं था आखिरकार भर गया हो। बातों के बीच प्रिया ने बताया कि कैसे रोहन को ओवरटाइम में सो जाने के कारण लगभग नौकरी से निकाल दिया गया था, और कैसे उस दिन मां के फोन ने उसका फैसला बदल दिया। रोहन की मां ने अपने बेटे को भीगी आंखों से देखा। तो भगवान अभी भी हमसे प्यार करता है रोहन, उन्होंने धीरे से कहा। अगर उस दिन मां ने फोन नहीं किया होता तो शायद तेरी जिंदगी का रास्ता अलग होता। रोहन ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। सब आपकी दुआओं की वजह से है मां। फिर प्रिया ने कुछ ऐसा मांगा जो उसके दिल में बहुत समय से था। आंटी, उसने धीरे से कहा, क्या मैं भी आपसे दुआ मांग सकती हूं? मैं एक ज्यादा न्यायप्रिय लीडर बनना चाहती हूं। मुझे डर है कि माता पिता की दुआओं के बिना मेरा दिल फिर से कठोर हो जाएगा। रोहन की मां धीरे से मुस्कुराई। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, प्रिया और रोहन के हाथों को एक साथ पकड़ लिया। उस साधारण से लकड़ी के घर के बीच में उन्होंने धीरे धीरे सिर उठाया। हे भगवान, तूने इन बच्चों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इनके दिलों को नरम करना, इन्हें घमंड से दूर रखना और इन्हें ईमानदारी के करीब लाना। इनकी कमाई को बरकत वाली बनाना, सिर्फ ज्यादा नहीं, इन्हें उन फैसलों से बचाना जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, और इन्हें बहुत से लोगों के लिए भलाई का कारण बनाना। ये शब्द धीरे धीरे बहे, लेकिन दिल में उतर गए। प्रिया के आंसू बिना रोके बह निकले। रोहन ने भी सिर झुका लिया, उस दुआ की गर्मी को महसूस करते हुए। जब शाम हुई तो गांव का आसमान नारंगी रंग से भर गया, जैसा उसने ऊंची इमारत की खिड़की से कभी नहीं देखा था। रोहन घर से बाहर निकला और अपनी मां को बरामदे में खड़ा देखा, जबकि प्रिया उस दृश्य को अपने फोन में कैद कर रही थी, रिपोर्ट के लिए नहीं बल्कि यादों के लिए। रोहन के दिल में वह ओवरटाइम वाली रात, जब वह लैपटॉप के सामने सो गया था, अब बहुत दूर की बात लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह अपनी किस्मत का अंत समझ रहा था, वह वास्तव में भगवान द्वारा खोला गया एक नया दरवाजा था। एक दरवाजा जो उसकी मां की दुआओं, एक एचआर हेड के नरम होते दिल और एक कंपनी के बदलाव को जोड़ता था, जिसे वह पहले केवल एक ठंडी ऊंची इमारत के रूप में देखता था। और इन सब के बीच एक चीज वही रही, उसकी मां की आवाज, जो हर रात अपनी प्रार्थनाओं में उसका नाम लेती थी। एक ऐसी फुसफुसाहट में किस्मत बुन रही थी जो किसी भी ऑफिस में कभी सुनाई नहीं देती थी, लेकिन जिसने बहुत से दिलों को हिला दिया था।